हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेल थ्योरी डिस्कस किए थे। सेल थ्योरी में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हमने देखे थे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का कंसेप्ट हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किए थे। ओके, ओमनी सेलुला ई सेलुला का डिस्कशन कैसे हुआ था? जैसे मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर सेल है, वो पर्टिकुलर सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा और नए सेल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे सेल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में, जो आप रिवाइज कर सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो देखकर। अभी जो मुझे पॉइंट डिस्कस करना है वो सेल का ओवरव्यू डिस्कस करना है, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी का हेडिंग है। ठीक है, ये पर्टिकुलर हेडिंग को आपने स्टडी करना चाहिए, हर बार रिवाइज करना चाहिए। एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगा कि जो हम ये वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, आगे हम जूम पे लेक्चर्स लेने वाले हैं, ये जो हम टेस्ट ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के साथ आपको कैसे मैनेज होना है, आपको कैसे घर पे सेल्फ स्टडी करना है, आपका शेड्यूल आपने कैसे बनाना है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, आज जो मुझे पॉइंट डिस्कस करना है वो सेल के बारे में एकदम ग्लैंस जिसको बोल सकते हैं, ओवरव्यू मुझे देना है कि सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमको सेल देखने के लिए एक तो ह्यूमन चीक सेल, मतलब जो हमारा जो अपर जॉज है, अपर जॉज के पास ऊपर जो रूफ के रीजन में जो पर्टिकुलर सेल है वो हम ले सकते, या फिर ओनियन के सेल ले सकते। ठीक है, कैसे करेंगे? ओनियन के जो थिन लेयर्स है सेल के, वो पर्टिकुलर थिन लेयर को निकालना है और उसको पर्टिकुलर डाई डाल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखना है, तो हमको उसका स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे हम कभी देखो गर्म चाय वगैरह पीने के बाद ऊपर का जो रीजन होता है हमारा, रूफ का रीजन हमारे अपर जॉस का, तो उस पर्टिकुलर रीजन के सेल एक पतले लेयर्स बाहर निकलते हैं जलने की वजह से, गर्म चाय वगैरह पीने में। तो वो पर्टिकुलर सेल को लेना है, उस पर डाई डालना है और उसका स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके बाद भी हमको ये पर्टिकुलर सेल ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, वैसे हम आरबीसी भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पिक कर दिए, आरबीसी निकाल दिया। आगे आप एमबीबीएस में और माइक्रोबायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स लेंगे फार्मेसी में, इसमें आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर जो सेल लगेंगे आपको, जो माइनर जो डैमेज करके लेना है, तो आपको खुद के ही लेना पड़ता है प्रैक्टिकल्स में। ओके, तो इन सेल का अगर हम स्टडी किए तो बेसिकली सबसे पहले तो दो टाइप के सेल है जो हमको आगे डिटेल में भी डिस्कस करना है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात अगर करें तो यूकैरियोटिक सेल में हमको जो मिलेगा वो मिलेगा सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन मिलेगा कॉमन। अगर देखें तो प्लांट सेल की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से पहले प्लांट सेल में होगा सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगा, और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगा, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर पी लिख देता मैं, मतलब प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और लास्ट में न्यूक्लियस। ये हाइलाइटिंग पॉइंट्स है, हमको बहुत ज़्यादा डिटेल वन बाय वन हर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बच्चों डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ पर सेल वॉल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल में ये पर्टिकुलर सेल वॉल होती है जिसकी वजह से सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, एक पर्टिकुलर सेल का शेप मेंटेन रहता है। ठीक है, ये सेलुलोज की, पेक्टिन की बनी हुई रहती, बैक्टीरिया में इसका कंपोजिशन अलग होता है। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात कर जाए तो आगे हमको देखना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सैंडविच मॉडल, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि लिपिड बाय लेयर होती है पर्टिकुलर, और ये पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं। अरे बात समझ में, फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई ये सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसका स्ट्रक्चर हमको डिटेल में देखना है अभी आगे। ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स में जो हमारे सेलुलर मशीनरीज है, तो अलग अलग सेलुलर मशीनरीज के रीजन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आप प्लास्टिड्स है, जिसको मैं क्लोरोप्लास्ट बोलता हूँ, क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेटिक मशीनरी है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, ये प्लांट सेल का कैरेक्टर है खास तौर पे। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कॉमन है, एनिमल में भी है और प्लांट में भी है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन करेंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है,
तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये प्रोटीन को मैचुरेशन में हेल्प करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन और फैट सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ओके, इसको हमको बहुत डिटेल में देखना है। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की हीडिंग है इसलिए मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसको बहुत डिटेल में 1 बाय 1 हमको डिस्कस करना है। ये टॉपिक जस्ट फॉर डिस्कशन है। क्यों है डिस्कशन, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। बच्चों हमको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन कवर करना है, इसलिए मैं ये हेडिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत सुपरफिशियल डिस्कशन कर रहा हूँ, होप ये आप लोगों को समझेगा। नहीं भी समझा तो एक एक हमको आगे एक एक पॉइंट लेकर, जैसे क्लोरोप्लास्ट उसका एक लेक्चर लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया एक लेक्चर में डिस्कस करना है आगे 1 बाय 1। ओके, उसके बाद है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेल का। क्यों है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये सेल का, क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का? क्योंकि इस न्यूक्लियस में हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है मतलब हमारे सेल के 2 स्टेज होते हैं न्यूक्लियस के। पहला स्टेज है नॉर्मल स्टेट, जिसको हम फंक्शनल स्टेट बोल सकते हैं, और दूसरा है सेल डिवीज़न का स्टेट। मतलब ऐसा स्टेट जब हमारा सेल डिवाइड होने के कठार पे होता है तो उसको सेल डिवीज़न का स्टेट मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर मेरे लेवल पे मैंने डिक्लासीफाई किया। ये नॉर्मल स्टेट में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा। ये जो पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, ये हमारा क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा। क्रोमैटिन क्या है? ये क्रोमैटिन ये थ्रेड है डीएनए के। क्रोमैटिन ये क्या है? धागेदार, जैसे सेवइयाँ होते हैं ना, ईद के टाइम हम खाते हैं सेवइयाँ, तो बिल्कुल वैसे धागेदार रेशेदार ये डीएनए के थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं डीएनए के, जो क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं। ओके, डीएनए प्लस प्रोटीन होता है इसमें। डीएनए प्लस प्रोटीन ये दोनों के कंपोजिशन से बच्चों हमारा क्रोमैटिन बनता है। ठीक है, और डीएनए ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर, जीन्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, ये पॉइंट भी हमको 1 बाय 1 आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एनसीईआरटी के हेडिंग के हिसाब से। बस इतना समझो कि जेनेटिक मटेरियल इज नथिंग बट अ क्रोमैटिन। अगर ये नॉर्मल स्टेट में है, फंक्शनल स्टेट में, अगर सेल डिवीज़न का टाइम है तो ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस हो जाएंगे मतलब बहुत ज़्यादा आपस में करीब आ जाएंगे, मिल जाएंगे और एक शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्रोमैटिन क्या करेंगे? एक शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये एक्स शेप स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। मतलब ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम में वाटर नहीं होगा, कम होगा पानी, तो ये स्पेसिफिक शेप ले लेंगे कंडेंस होके, करीब आके। ठीक है, तो सेल डिवीज़न के टाइम पे ये क्रोमोसोम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अगर सेल डिवीज़न नहीं है, नॉर्मल फंक्शनल स्टेट है, तो ये क्रोमोसोम क्या है बच्चों? क्रोमैटिन है। ओके, तो ये न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए, कॉमन अगर हम देखें प्लांट और एनिमल में, तो वहाँ पर प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल प्लस प्लांट में सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, जो सेलुलर मशीनरी है, जो सेल के अंदर अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं आम लैंग्वेज में बच्चों को बोलता हूँ ये सेल के अंदर कारखाने हैं। जैसे एमआईडीसी होता है, एमआईडीसी में प्रोडक्शन होता है अलग अलग चीज़ों का, तो वैसे ही हमारा जो सेल है, तो ये ऑर्गेनेल्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं जिसको मैंने एनाबॉलिज्म बोला था, बहुत सारी चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है जिसको मैंने कैटाबॉलिज्म बोला था। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करती। ये पर्टिकुलर सेल मिलकर टिश्यू बनाते, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है टिश्यू की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रही। पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन बनाते, मतलब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही। फिर ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते, मतलब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल कर रही। ये पर्टिकुलर जेनेटिक ऑर्गन सिस्टम पूरी बॉडी बनाती, मतलब इनडायरेक्टली ये जो सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही। और ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी हमको दिख रही है उसको फिनोटाइप बोलेंगे, और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है बच्चों उसको जीनोटाइप बोलेंगे। फिनोटाइप आगे हमको बहुत डिटेल में देखने का, डरना नहीं है सुन के। ठीक है, क्या बोल रहे सर, ये कैसा पढ़ा रहे, नए पॉइंट है, पहले कभी नहीं सुने, तो ये धीरे धीरे बार बार आपके कान में रखा जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, फिनोटाइप, ये फिनोटाइप जो कैरेक्टर हमको शो हो रहे हैं, आँख से देख रहे या फिर कोई फंक्शन हो रहा है फिजियोलॉजी, तो उसको फिनोटाइप। और जो इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की हमारे सेल के अंदर जीन्स के फॉर्म में, उसको क्या बोल रहे हैं हम? जीनोटाइप।
ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, सेल की बेसिक आइडिया था। आगे हमको बहुत डिटेल में 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लेके डिस्कस करना है। लास्ट में हमारे उस पर्टिकुलर हेडिंग में ओवरव्यू में दिया सेल के अलग अलग साइज शेप। जैसे कि सबसे छोटा सेल देखे तो माइकोप्लाज्मा बोलकर ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, 0.3 माइक्रोमीटर उसका पर्टिकुलर साइज होता है, डायमीटर। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का जो शतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं हम, उसका जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है अब तक का। आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर साइज होगा उसके डायमीटर। और लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? ये न्यूरॉन भी सेल है जो हमारा नर्वस सिस्टम बनाएगा, जो हमारा ब्रेन बनाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, और पूरे बॉडी में जो नर्व्स फैले हुए रहेंगे, तो ये उसका बेसिक यूनिट है बच्चों, न्यूरॉन, जिसको हम रेस्पेक्टिव टॉपिक में बहुत डिटेल में देखने वाले। टिश्यू चैप्टर में भी न्यूरॉन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है ये इस पेज की थी, एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। आपको क्या करना है, इसको घर पे अच्छे से पढ़ना है और मेरे लेक्चर को देखना है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एमसीक्यूज मिलते हैं उसको सॉल्व भी करना है। एक लेक्चर बनाऊंगा, ये लेक्चर को देखते देखते घर पे कैसे स्टडी आप लोगों ने करना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।